नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी CHSL 2020 के 17 मार्च सेकेंड शिफ्ट को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। और इसमें शायद कल वाले सेट में एक 12 नंबर क्वेश्चन छूट गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो वो भी करवाऊंगा। तो आपको टोटल में 20 क्वेश्चन करवाऊँगा क्योंकि DI हमें मिल नहीं पाई है, तो DI के सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं नहीं। हालांकि मैं एक्सपेक्टेड सेट में DI के SSC CGL में पूछे गए और CHSL में टाइप के, जैसे CHSL में जिस टाइप के पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको एक वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, लगभग 50 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आप वो नहीं देखना चाहते हैं, SSC CGL 2019 में पूछा गया देखना चाहते हैं, तो उसकी ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, डाटा इंटरप्रिटेशन, और उसमें आपको 4-5 वीडियो CPO की 2017, 18, 19 तीनों मिल जाएगी, CGL मिल जाएगी, CGL मेंस मिल जाएगी, आप जाके वहाँ देख सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आपको किसी भी टॉपिक का प्रीवियस ईयर यानी कि 2018-19 में पूछे गए जो CGL, CPO, MTS, CHSL की परीक्षाएं हुई हैं उनका टॉपिक वाइज सलूशन चाहिए तो वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। बेसिक्स वहाँ पे एकदम अच्छे से क्लियर किए गए हैं। और अगर आप सॉल्व पेपर केवल देखना चाहते हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और जो एक्सपेक्टेड सेट ये होगा वो 13वां सेट होगा। 12 सेट ऑलरेडी कर चुके हैं, 10 सेट हमने किए थे जो एक्सपेक्टेड थे। 11वां सेट में हमने स्पीड में करने को सीखा। 12वां और 13वां सेट, 12वां सेट 17 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे, ये आज 17 मार्च का सेकंड शिफ्ट का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से 30,000 पहुँचते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, कहा गया P कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, Q कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 5 days, Q स्टार्टेड द वर्क एलोन एंड वर्क फॉर 2 days, आफ्टर 2 days Q लेफ्ट द वर्क, इन हाउ मेनी डेज विल P कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क एलोन इज। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, आपसे कहा गया P कोई कार्य 10 दिन में कर सकता है। हिंदी वाले भाई प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। कहा गया P कोई कार्य 10 दिन में कर सकता है, क्यों वही कार्य 5 दिन में कर सकता है। क्यों ने स्टार्ट किया और 2 दिन तक उसने कार्य कर दिया, 2 दिन के बाद क्या होता है, क्यों ने काम छोड़ दिया। कहा गया इन हाउ मेनी डेज विल P कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क एलोन इज। देखो कहा गया P कितने दिन में कर सकता है, P कैन कंप्लीट द सेम P कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, ये पीस ऑफ वर्क यहाँ कर लीजिएगा। P कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में। एंड Q कैन कंप्लीट इट इन 5 days, यानी Q कितने दिन में कर सकता है, 5 दिन में। कहा गया Q ने स्टार्ट करा वर्क करना और इसने 2 दिन तक करा, Q ने 2 दिन तक कार्य किया, उसके बाद इसने छोड़ दिया। अब कहा गया जो रिमेनिंग वर्क था यानी RW उसको P कितने दिन में करेगा, यही आपसे पूछा गया। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, जो सबसे ध्यान देने वाली चीज़ है वो क्या है। देखो अगर हम कहें कि सर 10 और 5 का एलसीएम 10 हो जाएगा, तो 10 अगर 10 दिन में 10 यूनिट यानी एक दिन में 1 यूनिट करता है P, और Q 5 दिन में 10 यूनिट करता है यानी एक दिन में 2 यूनिट करता है। अब Q ने स्टार्ट करा, इसने 2 दिन तक कार्य किया, Q एक दिन में करता है 2 यूनिट, 2 दिन कार्य करा होगा यानी 4 यूनिट इसने कर दिया। टोटल हमारे पास टोटल वर्क था 10 यूनिट, जिसमें से 4 यूनिट ऑलरेडी डन है, तो आपका रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, 10 - 4 यानी 6 यूनिट, 6 यूनिट काम बचा हुआ है। अब आपसे कहा गया कि जो P है वो बचे हुए कार्य को कितने दिन में करेगा। P करता है एक दिन में एक कार्य, तो 6 यूनिट करने में 6 दिन लगने वाले हैं। ठीक है, तो काम खत्म हो गया। ऐसे कर सकते हैं या आप फ्रैक्शन मेथड से जा सकते हैं, जिससे जाना चाहे। बहुत आसान से क्वेश्चन पूछे गए थे। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही सुंदर सा क्वेश्चन। कहा गया ये ट्रेन कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 105 किलोमीटर इन 3 hours, whereas a car can cover a distance of 252 kilometers in 4 hours. Find out the ratio of speed of train and car. कहा गया कि एक ट्रेन जो है वो 105 किलोमीटर 3 आवर्स में कवर कर सकती है, और एक कार के बारे में दिया गया कि 252 किलोमीटर 4 आवर में कवर कर सकती है। आपसे पूछा गया स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ कार का रेशियो। ठीक है, देखो अगर हम ट्रेन के लिए बात कर रहे हैं, पहले ट्रेन के लिए बात करेंगे फिर हम बात करेंगे कार के लिए। ट्रेन चलती है 105 किलोमीटर 3 घंटे में, तो स्पीड इसकी कितनी हो जाएगी, यानी स्पीड ऑफ ट्रेन बराबर होती है डिस्टेंस 105 किलोमीटर बटे टाइम टेकन यानी कि 3, यानी आपको पता होगा 4 बराबर दूरी बटे समय, यानी स्पीड ऑफ ट्रेन आगे 35 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर हम बात करें कार के लिए, यानी स्पीड ऑफ कार कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे कितनी दूरी कवर करती है, 252 किलोमीटर, कितने घंटे में, 4 घंटे में, तो स्पीड कितनी हो जाएगी 252 बटे 4 यानी 63 किलोमीटर प्रति घंटे। आपके पास स्पीड ऑफ ट्रेन है, स्पीड ऑफ कार है, दोनों का रेशियो निकालना। 7 से काटेंगे 7 × 5 = 35, 7 × 9 = 63, यानी अनुपात कितना हो गया 5:9, 5:9। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया कि अगर cosec थीटा 25/7 हो तो आपसे tan थीटा की वैल्यू पूछेगी। देखिए अगर मैं
एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, इसको 90 डिग्री जूम करूं, ये थीटा हो हमारा। कॉसेक थीटा की वैल्यू दी गई, यानी ये 25 दिया गया और ये आपको 7 दे दिया गया, क्योंकि कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, यानी कि कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। कॉसेक बराबर होता है कर्ण बटे लंब, यानी 25/7 ये हो गया। अब अगर ये 25 है, ये 7 है, राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस से ये 24 हो जाएगा। आपसे पूछा गया टैन थीटा की वैल्यू, तो टैन थीटा होता है आपका लंब बटे आधार, यानी कि 7 लंब हो गया, आधार 24, तो 7/24 आपका आंसर हो गया। गॉट इट। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया इफ 20% ऑफ 25% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 35, व्हाट विल बी 87.5% ऑफ दैट नंबर। कहा गया 20%, आपको पता है 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5 ऑफ यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 25% यानी कि 1/4 ऑफ ये नंबर, यानी नंबर अगर ए मान लें, इसका 1/5 का 1/4 गुना 35 है, यानी हम कह सकते हैं कि ए बराबर हो जाएगा 35 चौको 140 और 25 700, यानी हमारी संख्या कितनी हो जाएगी 700। अब कहा कि इसका 87.5%, 87.5% निकालना है, तो 87.5/100 लिख दो। यही पूछा गया आपसे। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 7 से गुणा करोगे तो 7×5 = 35, 80 × 3 7 7 49 3 52, 7 × 8 = 56 और 5 × 61, यानी 612.5 आपका हो गया क्या, ए का 87.5%। ए ठीक है, जो संख्या आपको दी गई थी वही हम संख्या मान चुके थे कि ए है, तो आपने निकाल लिया कि ए का 20% यानी 1/5, 25% 1/4 यानी a/20 35, तो ए हो गया 700, 700 का 87.5% निकालना था। आपको पता है अगर ए का x% आपसे पूछा जाए तो आप कहते हैं a × x/100 होता है, तो ऐसे 700 का 87.5 निकालना था, 700 × 87.5/100। कहा गया इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा, यानी कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। हाउ विल यू फाइंड या हाउ विल यू प्रोसीड इन दिस क्वेश्चन। आपको दिया गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2, यानी हम कह सकते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 हो गया। अब √2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/√2 लिख सकते हैं। अरे √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, मतलब ऊपर गुणा करोगे तो हर में भी गुणा होना, यानी कि 2/√2 को हम लिख सकते हैं 1/√2 धन 1/√2 लिख सकते हैं। अब आपको पता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1/√2 धन 1/√2, यानी साइन थीटा भी 1/√2 हो गया, कॉस थीटा भी 1/√2। और साइन थीटा कॉस थीटा बराबर कब होता है, जब थीटा बराबर 45 अंश होता है, यानी आपके थीटा की वैल्यू कितनी होगी 45। तो देखो कितना आसानी से हमने कर लिया। या आप ऐसे कर सकते थे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2, तो दोनों अगर हम बराबर मान लें थोड़ी देर के लिए, तो थीटा बराबर 45 अंश हो जाएगा, 45 रख के चेक कर लेते। गॉट इट। अच्छा, जो आपको PDF मिला होगा उसमें यूट्यूब चैनल की लिंक होगी, टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी, फेसबुक लिंक होगी। अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक पे पेज को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप अगर नहीं सपोर्ट करोगे तो कौन सपोर्ट करेगा, ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ यार, दैट इज़ द ओनली मोटिवेशन फॉर मी। आप लोगों को लगता है अर्निंग, अब क्या ही बताऊं। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक टाइप का इस टाइप दिखा, क्योंकि अभी तक CHSL में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पूछी जाती थी। कहा गया द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज -1 and 2, इफ यहाँ कॉमन पढ़िएगा -1 and 2 ऐसे पढ़ लीजिएगा। इफ द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। कहा गया कि एक वृत्त का केंद्र दिया गया -1 और 2 है, अगर रेडियस दे दी गई 4 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछा गया इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगा। मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि अगर किसी सर्किल का जो केंद्र है वो अगर हम माने C1 C2 है, अगर सेंटर आपको दिया गया, सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया गया O सेंटर हो और उसका कोऑर्डिनेट C1 C2 हो और रेडियस हमारी R हो, तो इक्वेशन क्या हो जाता है x - C1 का स्क्वायर। एक मिनट सही से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। आप लिख लीजिएगा x - C1 का स्क्वायर प्लस y - C2 का स्क्वायर बराबर R², यही होता है। अब यहाँ पे आप देखिए C1 की जगह पे -1 दिया गया, C2 की जगह पे 2 दिया गया, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि ये हो गया x - C1 यानी कि -1 यानी कि x + 1 का स्क्वायर और प्लस y - 2 का स्क्वायर, ये बराबर कितना दिया गया 4 का स्क्वायर यानी कि 16, यानी ये हो गया x² + 2x + 1 + y² + 4 - 4y = 16। अब देखिए 1 4 5 में से 16 घटेगा 11, यानी आपका हो गया x² + y² + 2x - 4y और +5 - 16 यानी -11 = 0। यही आपके सर्किल का इक्वेशन हो गया। तो आपको याद रखना है कि इफ़ यू हैव द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर्स ऑफ अ सर्किल, इफ it is given in the question that coordinate of the center of the circle is C1 C2 and radius is also given as R, then you will
प्रोसीड इन दिस क्वेश्चन लाइक x माइनस C1 का स्क्वायर प्लस y माइनस C2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, जहाँ C1 C2 कोऑर्डिनेट होते हैं किसके, निर्देशांक होते हैं किसके, केंद्र के, और R क्या होते हैं, त्रिज्या। फिर सॉल्व कर लेंगे तो आपका इक्वेशन आ जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया द स्पीड ऑफ अ हॉर्स इज 15 किलोमीटर पर आवर, द हॉर्स हैज़ टू कंप्लीट ऑन राउंड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड हुज साइड इज 175 मीटर, इन हाउ मेनी सेकेंड्स विल द हॉर्स कंप्लीट वन राउंड ऑफ द फील्ड। कहा गया कि एक घोड़ा है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे दौड़ता है, और कहा गया घोड़े को एक राउंड कवर करना है किसका, स्क्वायर फील्ड का, जिसकी साइड 175 मीटर है। कहा गया कितने सेकंड में वो घोड़ा चारों तरफ दौड़ जाएगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर कोई स्क्वायर फील्ड है उसके चारों तरफ घोड़े को दौड़ना है तो घोड़े द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, पेरीमीटर के बराबर, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाई द हॉर्स विल बी डी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ साइड। साइड कितना दिया गया, 175, यानी आपका 4 गुणे 175 यानी कि 700 मीटर आपके घोड़े को कवर करना है। कितना मीटर, 700 मीटर। अब ध्यान दीजिएगा 700 मीटर किसको कवर करना है, घोड़े को। उसकी स्पीड कितनी दी गई, आपको दिया गया स्पीड इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 15 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, 15 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 15 किलोमीटर प्रति घंटे में बदल दिया गया, और किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में जाना तो 5/18 से गुणा करेंगे, 3 × 5 = 15, 3 से 18, यानी 25/6 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड है किसकी, घोड़े की। अब आपको पता है कि उसे 700 मीटर कवर करना है, घोड़े की स्पीड 25/6 मीटर है, मीटर पर सेकंड है, तो आपका टाइम टेकन इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस, यानी 700 डिवाइडेड बाई स्पीड 25/6। 25 से काटोगे तो ये 28 दे देगा, और 6 से गुणा होगा, 28 में 6 से गुणा करने पे कितना दे देगा, 168। तो कितने सेकंड लगने वाले हैं, 168 सेकंड, 168 सेकंड लगने वाले हैं। अरे 25 से 700 को काटोगे तो 28 दे देगा, और 28 में 6 से गुणा करोगे तो 168 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया इफ़ ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 38, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस 1/a क्यूब। देखिएगा अगर मैं बात करूँ कि a माइनस 1/a अगर k हो तो आप कहेंगे कि a, या हम ऐसे कहें कि अगर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर आपको k दिया गया हो तो a माइनस 1/a बराबर होता है अंडर रूट में k माइनस 2, यानी a माइनस 1/a कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 38 माइनस 2 यानी 36, यानी a माइनस 1/a की वैल्यू हो गई 6। अब अगर a माइनस 1/a 6 हो गया, आपसे पूछा गया a क्यूब माइनस 1/a क्यूब, अगर a माइनस 1/a इज इक्वल टू k हो तो a क्यूब माइनस 1/a क्यूब की वैल्यू होती है k क्यूब प्लस 3k, यानी कि ये हो जाएगा k क्यूब यानी 216 प्लस 18, 216 और 18 कितना हो गया, 234। आपका आंसर कितना हो गया, 2, 3, 4। आंसर कितना हो गया, 2, 3, 4। कहा गया द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 35 आर्टिकल्स, फाइंड द लॉस परसेंटेज। देखो आपको दिया गया 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी 25 जन का कॉस्ट प्राइस 35 जन के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो आपसे कहा गया लॉस कितने का होगा। अब आप एक काम करिएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35। अब देखिए कॉस्ट प्राइस के साथ जो लिखा हुआ है वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस हो गया 5 और कॉस्ट प्राइस हो गया 7, यानी आपको ये पता चल गया कि हम जो चीज़ खरीद रहे हैं 7 रुपये में वो बेच रहे हैं 5 रुपये में, यानी कॉस्ट प्राइस तो आ गया 7 और सेलिंग प्राइस है 5, तो 7 रुपये की खरीद के 5 रुपये की बेचेंगे तो लॉस कितने का होगा, 2 रुपये का। कितने का होगा, 2 रुपये का। अब 7 रुपये पे अगर 2 रुपये का लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा, लॉस परसेंटेज बराबर होता है लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी 2/7 गुणे 100 यानी 200/7, और 200/7 कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 × 8 = 56, 4/7, 28 से ही 4/7% का क्या हो रहा है, लॉस। आप ऐसे भी कर सकते थे, देखो 2 आउट ऑफ 7 लॉस हो रहा है, 1/7 होता है 14 से ही 1/7, तो 2/7 कितना हो जाएगा, अगर 1/7 भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो कितना हो जाता है, 14 से ही 2/7, सॉरी 14 से ही 2/7, अगर 2/7 है तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी 14 दूना 28 से ही 4/7। अगर 1/7 भिन्न में 14 से ही 2/7% के बराबर है तो 2/7 भिन्न में कितने के बराबर होगा, इसका 2 गुना, यानी 28 से 4/7% के। कहा गया द डायमीटर ऑफ अ सर्किल इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। सर्कमफ्रेंस आपको निकालना है, देखिए कैसे निकालें। डायमीटर दिया गया यानी 2 टाइम्स ऑफ रेडियस दिया गया 12 सेंटीमीटर। आपसे कहा गया क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस बराबर होता है 2πr, यानी परिधि निकालना है। यहाँ पे पुट कर दीजिए तो 2r की वैल्यू कितनी है, 12, यानी 12 गुणे पाई 22/7, यानी कि 12 गुणे 22 तो आपका हो जाएगा 264/7। ये सेंटीमीटर में अगर निकालना है या तो 12 पाई आप कह सकते थे, 12 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, या हम कहें 264/7
स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं सेंटीमीटर, या हम कहें कि अगर उसमें निकालना है, भिन्न में निकालना है 264/7 अगर पाई की वैल्यू रख दोगे तो। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न देखिए, कहा गया कि अगर आपको दिया गया हो कि 6 tan a = 5 तो आपको 8 sin a - 4 cos a इंटू साइन यहाँ पे कर लीजिएगा और +2 sin a की वैल्यू पूछी गई। ठीक है, अब आप क्या काम करिए, ये कुछ गलत नहीं दिया गया है, मान लो यही दिया गया होता तो कैसे निकालते हैं, कॉस ए कोई भी कुछ भी दे दिया जाए। अब देखो, अगर 6 tan a = 5 दे दिया गया तो हमारा tan a = कितना हो जाएगा 5/6। अब यहाँ से अगर हम क्या कॉमन ले लें, अगर हम कॉस ए कॉमन ले लें तो आपको मिल जाएगा, देखो 8 sin a + 2 sin a यानी 10 sin a और -4 cos स्क्वायर है, 4 cos स्क्वायर है, 4 cos स्क्वायर है। ठीक है, अब आप क्या कॉमन ले लो, क्या कॉमन लोगे, देखो आप कुछ पहले कॉमन ना लो, आप कॉस से कॉमन ले लो, तो कॉस से कॉमन लोगे तो कितना बचेगा 10 tan है यानी 10 × 5/6 और -4 cos है, यही बचेगा, यानी कि आपका बचा 50/6। ऐसे रहने दो। अब देखो tan = 5/6 यानी आपका अगर ये a है राइट एंगल ट्रायंगल तो अगर ये 5 है 6 हो जाएगा, 36 - 25 कितना हो गया 11, 11 का वर्गमूल हो जाएगा इसका आधार, आप पुट कर दीजिए, cos a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/√11 और इंटू 10 × 5/6 यानी कि 25/3 -4 cos a यानी 4 × 5/√11। अब गुणा कर दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 125/3√11 और माइनस 5 25 चौको 100/11, यही आपका आंसर हो जाएगा अगर ऐसा कुछ दिया गया होगा। अदरवाइज कुछ भी दिया जा सकता है, बस आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर tan a दिया गया है तो बाकी सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कैसे निकलेंगे। कहा गया कि एक सम को 35,000 रुपये जो सम है यानी एक पूंजी है यानी एक इन्वेस्टमेंट है 35,000 रुपये की, जिसे 11% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पे दिया गया है, एक साल का ब्याज क्या होगा। आपको पता है अगर 11% एक साल में लिया जाता है तो ब्याज कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर 11%, किसका 35,000 का, तो कितना हो जाएगा 350 × 11 यानी 385 इधर हो गया और 0 लगा दो, 3850 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, कितना सिंपल था। या अगर आपको प्रिंसिपल रेट इंटरेस्ट रेट और टाइम दिया गया होता है तो सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 यानी साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, कहा गया द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5:3 एंड द डिफरेंस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। कहा गया लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 5:3 है, यानी लंबाई और चौड़ाई की अगर बात की जाए, लंबाई अगर 5x है तो चौड़ाई 3x है, दोनों का अंतर कितना हो गया 5x - 3x यानी 2x, ये बराबर आपको दिया गया 8 यानी x बराबर दिया गया 4। आपसे पूछा गया कि एरिया कितनी होगी रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल की एरिया कितनी होती है लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 5x × 3x यानी 15x², x की वैल्यू है 4 तो 4 का स्क्वायर 16, 15 × 16 कितना हो जाएगा 240 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी एरिया कितनी हो गई 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ आ गया, अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया ये सम ऑफ Rs 8,000 इज लेंट आउट एट 20% पर एनम फॉर 9 months कंपाउंडेड क्वार्टरली, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ध्यान दीजिएगा, कहा गया 20% एक साल की ब्याज दर है और जो ब्याज लगता है वो 4 महीने पे लगता है, सॉरी 3 महीने पे लगता है, 3 महीने पे लगता है। क्वार्टरली मतलब होता है 3 महीने पे, मतलब 4 हिस्से, एक साल के 4 हिस्से में लिखने जा रहा था तो वो 4 मंथ लिख दिया, यानी 3 महीने पे ब्याज मिलता है। आपको पता है 12 महीने का ब्याज दर 20% है तो 3 महीने का 4 से डिवाइड कर देंगे यानी 5% ब्याज दर हो गई, यानी रेट हो गया 5%। और 9 महीने में कितने तिमाही होंगे 3, तो n बराबर हो गया 3। अब आपको पता है कि अगर मैं 8,000 रुपये 5% पे दूँ, ठीक है, तो पहले साल का कितना मिलेगा। ऐसे देखो अगर टेबल मेथड से करने जाओ तो आपको पता है पहले साल का कितना मिलेगा 5%, यानी कि कितना मिलेगा 8,000 का 5% कितना हो जाएगा 400, अगले साल भी 400, अगले तिमाही भी 400, अगले तिमाही भी 400। लेकिन चूंकि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इस पर भी ब्याज मिलेगा कितना 5%, 5% कितना हो जाएगा 20 रुपये। और आपको पता है कि इस पर भी ब्याज मिलेगा कितना 20 रुपये। लेकिन आपको पता है ये पहला वाला जो इंटरेस्ट था इस पर 2 बार ब्याज मिलेगा, यानी 420 पे 5% फिर मिलेगा यानी 21 रुपये और मिलेगा। तो आपको कुल ब्याज कितना मिला, आप कहेंगे अगर कुल ब्याज की बात करें तो 400 400 400 20 20 21 यानी 1200 और 20 20 20 60 और 1 61 यानी 1261 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे भी कर सकते हो। अदरवाइज आपको पता है कि नेट अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर n, यानी ये हो गया 8,000 इंटू 1 प्लस 1/20 यानी 21/20 के पावर 3, यानी ये हो गया 8,000 इंटू 21 का क्यूब 9261
बटे 20 का क्यूब 8000 कट गया 9200, यानी 8000 रुपये जो हमने इन्वेस्ट किए थे वो 9261 हो गया, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला 1261 रुपये। जिस मेथड से करना चाहें कर सकते हैं। कहा गया ये पेपर ऑफ थिकनेस इतना ही रखिए, ये पेपर ऑफ थिकनेस 1 mm इज फोल्डेड हाफ ऑफ इट्स साइज एवरी टाइम। अच्छा, थिकनेस कितनी गई, पेपर की मोटाई दी गई या चौड़ाई कितनी दी गई 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर कितना होता है 1/10 सेंटीमीटर, यानी इतना ओरिजिनल था। अब कहा गया कि इसको 50 बार मोड़ने के बाद इसकी जो चौड़ाई थिकनेस होगी वो कितनी होगी। आपको पता है अगर एक बार मोड़ते हैं तो 1/2 इसका हो जाता है, यानी आधा हो जाता है। 2 बार मोड़ेंगे तो 1/2 का भी 1/2 हो जाएगा। 3 बार मोड़ेंगे 1/2 इसका भी 1/2 हो जाएगा। 4 बार मोड़ेंगे तो इसका भी 1/2 हो जाएगा। 5 बार मोड़ेंगे ऐसे, यानी कि जितनी बार मोड़ते हैं 1/2 के पावर उतना चढ़ता जाता है। हमसे कहा गया 1/10 सेंटीमीटर ओरिजिनल थिकनेस थी और इसको मोड़ा गया 50 बार, यानी 1/2 के पावर 50, यानी आपकी थिकनेस बचेगी 1/2 के पावर 50 इंटू 2 × 5, यानी ये बचेगी 1/2 के पावर 51 इंटू 5 के पावर 1, यानी इतनी हमारी थिकनेस बचेगी 1/2 के पावर 51 इंटू 5, यही थिकनेस बचने वाली है। ठीक है। कहा गया द प्राइस ऑफ 3 प्रोडक्ट्स ए बी एंड सी आर इन द रेशियो ऑफ 7:9:11। इफ द एवरेज प्राइस ऑफ 3 प्रोडक्ट्स बी इतना, देन फाइंड द प्राइस ऑफ कॉस्टलीस्ट प्रोडक्ट, यानी सबसे जो महंगा है उसका दाम बताना है। कहा गया 3 वस्तुएं दी गई हैं ए बी और सी, उनके मूल्यों का अनुपात दिया गया 7, 9, 11। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि अगर एवरेज लो तो 7, 9, 16, 11, 27, 27 का एवरेज कितना हो जाएगा 9। 27 का एवरेज, अगर 27 3 संख्याओं का है तो एवरेज हो जाएगा 27/3 यानी 9, और 9 बराबर आपको दिया गया 14,285। आपसे पूछा क्या गया सबसे महंगी वस्तु, यानी 11 बराबर पूछा गया। अगर 9 बराबर दिया गया तो 11 बराबर पूछा गया। 9 बराबर अगर इतना है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 9 × 9 = 9, 5 × 52 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 72। हमने सही किया, 9 × 9 = 9, 7, 9, 16, 11, 27, 3। ठीक है, ये हो गया 9 × 9 = 9, 5, 14, 52, 9 × 5 = 45, 7, 78, 9, 8, 72 और 9, 7, 63.2, यानी 1587.2 है। अब आपसे 11 पूछा गया तो 11 कितना हो जाएगा, अगर 1 बराबर इतना है तो 11 बराबर 11 दूना 22, 11 7 77 और 2 79, 11 8 88, 7 95 और 11 5 55, 9 64, 11 × 9 = 11 6 17, यानी कि आपका 17,459 रुपये 20 पैसे हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपको बस इतना समझना था 7, 9 और 11 का एवरेज कितना हो जाएगा 7, 9, 16, 11, 27, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी एवरेज प्राइस हो जाएगी 9। 9 बराबर आपको दिया गया था, आपसे पूछा गया था 11 बराबर, बस यही कॉस्टलीस्ट का वो पूछा गया था, मतलब प्राइस, तो आप बता देंगे कितना हो जाएगा 11। कहा गया इफ़ ए मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर Rs28 एंड सेल्स इट फॉर 40 रुपीज़, फाइंड इट्स प्रॉफिट परसेंटेज। कॉस्ट है 28 रुपये, वो बेचता है 40 रुपये में। 28 की चीज़ 40 में बिक रही है, यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा है 12 रुपये का। 12 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना हो जाएगा प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100। 4 7 28। आपको पता है 1/7 भिन्न में 14 सही 2/7% के बराबर होता है, तो 3/7 इसका 3 गुना, यानी कि आपका हो जाएगा 42 सही 6/7% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। समझ आ गया। कहा गया द प्राइस ऑफ 2 एप्पल्स एंड 3 कीवीज इज Rs 37 रुपीज़, यानी 2 एप्पल अगर हम खरीदने जाएँ और 3 कीवी खरीदने जाएँ तो उनका प्राइस जो है वो 37 रुपये है। अब कहा गया 4 एप्पल्स और 4 कीवीज अगर खरीदने जाएँ तो प्राइस है 52 रुपये है। तो आपसे कहा गया कि 1 एप्पल और 1 कीवी का क्या होगा, क्या पूछा गया, 1 एप्पल और 1 कीवी का क्या पूछा गया, क्रय मूल्य क्या होगा। अब ध्यान दो, अगर 4 एप्पल और 4 कीवी का क्रय मूल्य 52 रुपये है तो 1 एप्पल 1 कीवी निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी 13 रुपये हो जाएगा। लेकिन प्रश्न कुछ इतना आसान नहीं रहा होगा, क्योंकि इस इक्वेशन का तब काम नहीं होगा। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे ऐसा पूछा गया तो आपको दिया गया होगा 4 एप्पल और 3 कीवी का मूल्य इतना रुपये है। अब आपसे पूछा गया कि आप एक चीज़ बताओ कि 1 एप्पल और 1 कीवी का मूल्य, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो हमारा आ जाएगा 6 एप्पल प्लस 6 कीवी बराबर 7 2 9 89, यानी कि 6 एप्पल और 6 कीवी का क्रय मूल्य 89, तो 1 एप्पल 1 कीवी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 89/6 रुपये। 89/6 रुपये, यानी कि 14.8 रुपये, 14 रुपये 80 पैसे आपका हो जाएगा। तो आपका ये भी इक्वेशन से निकल आएगा। अगर इस इक्वेशन से निकालोगे 4 एप्पल 4 कीवी का मूल्य 52, तो 1 एप्पल 1 कीवी का मूल्य 13 रुपये हो जाएगा।
कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ट्रिपलेट होना चाहिए। आपको पता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, तो ये ट्रिपलेट है। 6 का स्क्वायर 36 और 64 100 10 का स्क्वायर है। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 और 5 का स्क्वायर 144 और 25 169 13 का स्क्वायर है, तो ये भी है, यानी यही नहीं है क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 9 13 और 6 का स्क्वायर 36, तो 13 नॉट इक्वल टू 36, यानी कि कौन सा नहीं है, डी ऑप्शन नहीं है। अगला और वो जो 12 नंबर क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था वही क्वेश्चन होगा। कहा गया एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 15% लॉस फॉर इतना रुपया, एट व्हाट प्राइस दिस आर्टिकल शुड बी सोल्ड सो दैट देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 10%। 15% लॉस पे बेचा गया, यानी कि अपने वस्तु क्रय मूल्य के 85% पे बेचा गया और 85% आपको दिया गया 2 के बाद 3 5, देखिएगा 2 के बाद 5 5 3 0। अब आपसे कहा गया कितने प्राइस पे बेचा जाए ताकि 10% का प्रॉफिट हो, यानी 110% पूछा गया। 10% प्रॉफिट लेने के लिए 110% पे बेचना पड़ेगा, यानी 85% अगर इतना है तो 1% बराबर 3000 हो जाएगा। अगर 1% 3000 है तो 110% कितना हो जाएगा 3000 गुणे 110, कितने जीरो 1 2 3 4 जीरो लगाएंगे, कितने जीरो 1 2 3 4 जीरो लगाएंगे और 11 से गुणा करेंगे 33, यानी कि अगर हमें उसी वस्तु को 10% प्रॉफिट पे बेचना है तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए 33,000 रुपये। ये कितना हो जाएगा 3,30,000 रुपये, 33,000 नहीं 3,30,000 रुपये हो जाएगा। समझ आ गया, यानी 15% लॉस पे बेच रहे हो, यानी 85% इतना, एक बराबर इतना हो गया, तो 110% आपको समझ में आ गया। तो बेस्ट विशेष आपके एग्जाम के लिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप ही सहारा हो और स्ट्रेंथ हो, तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों का भी फायदा होना चाहिए, जितने ज़्यादा मेंबर होंगे उतने मज़े से पढ़ेंगे, ठीक है। कंपटीशन बढ़ने दो। चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल।